मित्रों, पंडित इलाचंद जोशी के जो बड़े भाई थे डॉक्टर हेमचंद जोशी, वो यूरोप गए। उसका किस्सा इन्होंने थोड़ा बताया है, देखिए सुनिए। सन 1923 में भाई साहब डॉक्टर हेमचंद जोशी स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के साथ यूरोप के लिए रवाना हुए। जाने के पहले से वे कलकत्ता से अल्मोड़ा आए। घर वालों का उन्होंने बड़े बड़े सब्ज़बाग दिखाए और चिंता न करने के लिए कहा। वे अपने साथ ज़्यादा रुपए नहीं ले गए। हम लोगों ने समझा कि स्वामी जी कुछ करेंगे, पर उनसे मदद नहीं मिली। स्वामी जी उन दिनों आँख की कमजोरी से पीड़ित थे। उन अंधे स्वामी जी को लेकर स्थान स्थान पर उपचार कराना बड़े संकट की बात थी। भाई साहब यूरोप को अपनी नई आंखों को से देखकर यूरोप के बारे में लिखते रहे। वहाँ के रंगारंग मेला का आनंद उठाते रहे। सबसे अधिक ज्ञान उन्हें यूरोप के संबंध में तब हुआ जब वे जर्मनी में गए। जर्मनी उन दिनों प्रथम महायुद्ध से पराजित होने के कारण बहुत परेशान था और मित्र राष्ट्रों के क्षतिपूर्ति संबंधी तकाज़ों से उसकी दुर्गति हो रही थी। जर्मनी में मुद्रास्फीति इस हद तक बढ़ गई थी कि एक रोटी का दाम कई हजार मार्क हो गया था। हर चीज़ बेतहाशा महंगी थी। विदेशी लोग इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों से आकर वहाँ मज़ा लूट रहे थे। साधारण विदेशी भी जर्मनी के लिए करोड़पति बनकर जर्मनी के होटलों में मौजा कर रहे थे। शराब की बोतलें और युवतियाँ बहुत सस्ते दामों में विदेशियों को मिल रही थी। बड़े घरों की जर्मन युवतियाँ भी बड़ा ही दुर्गतिपूर्ण जीवन यापन कर रही थीं। भाई साहब ने अपनी छोटी सी पुस्तिका यूरोप जैसा मैंने देखा शीर्षक से लिखी थी। उस समय उनके पास रुपए से अधिक की पूंजी नहीं थी। 100 रुपए से न जेब खर्च निकल सकता था, न मौज मस्ती का जीवन ही बिताया जा सकता था। घर की हालत उन्हें ज्ञात थी, जिसके कारण यहाँ भी नहीं लिख सकते थे। कलकत्ता के बहुत प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर विनय कुमार सरकार से उनका घनिष्ठ परिचय बहुत पहले हो चुका था। उन्होंने ही जर्मनी जाने के लिए कहा। जब पैसा नहीं था तो प्रोफेसर सरकार को मन मार कर एक पत्र लिख दिया। उस पत्र में सारी स्थिति लिख दी और परेशानी का पूरा ब्यौरा दिया। प्रोफेसर सरकार ने उन्हें लिखा कि चिंता की बात नहीं है। उन्होंने एक जर्मन से मिलने के लिए कहा जो स्विट्जरलैंड की सीमा पर रहते थे। वे भारत तथा भारतीयों के बहुत प्रेमी थे। भाई साहब ने अपनी पुस्तिका में लिखा कि प्रोफेसर सरकार का पत्र पाकर वो सीधे उस जर्मन दंपति के पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि प्रोफेसर सरकार से तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं की है। वह जर्मन परिवार बड़ा ही सज्जन था और सौम्य तथा शिष्ट जीवन बिताता था। वे लोग भाई साहब के लिए अधिक से अधिक खर्च करने के लिए तत्पर थे। यद्यपि उनकी निजी आर्थिक स्थिति विशेष अच्छी नहीं थी, उस महंगाई के ज़माने में भी उन्हें बढ़िया खिलाते थे तथा आतिथ्य सत्कार करते थे। भाई साहब जल्द ही जाने की को छटपटा रहे थे। जल्द भार दंपति पर नहीं डालना चाहते थे। तैयार हो गए। जब जर्मनी दंपति ने कहा कि जर्मनी में कहीं सीधे मक्खन नहीं निकल सकता, हर चीज़ मिलावट की तथा गंदी मिलेगी, इसलिए फ्राउ रोमेल दंपति का आग्रह था कि भाई साहब उनके साथ ही रहें। उनके प्रेम से गदगद होकर वह रुक गए। समझ गए कि यहीं रुकना मुफीद है। फ्राउ रोमेल रोज़ बढ़िया ताज़ा खाना खिलाती थी। जर्मनी की तत्कालीन स्थिति के बारे में लंबे चौड़े व्याख्यान सुनाया करती थी। उससे भाई साहब का समय अच्छा कटता था। मैं जर्मनी की तत्कालीन स्थिति के बारे में भाई साहब की पुस्तिका यूरोप जैसा मैंने देखा का कुछ अंश उद्धृत करता हूँ। मुद्दत कई बागों बोस्ता को देखा, यानी कि बहार और खिज़ां को देखा। जब मैं बर्लिन पहुंचा तो सारी जर्मनी में घनघोर विपत्ति के बादल छा रहे थे। एक दिन पहले ज्यूरिख में 1 पाउंड के 6 लाख मार्क मिल रहे थे। जर्मनी के सिक्के का घंटे घंटे में गिरते हुए सितारे की भांति वायु वेग से पतन हो रहा था। जर्मनी के होश दुरुस्त न थे और हवा खा रहे थे। 1918 में जब से संधि हुई, इन पर क्रूर और निरंतर मार पड़ी। इन्हें अपनी आत्मरक्षा को दूर
दूर रही, अपने रक्त से लथपथ शरीर की सुधि लेने का समय भी न मिला। जिस जर्मन को देखी उसकी दशा विचित्र, सब पर मुर्दानी छाई थी, चेहरे पीले पड़ गए थे, आँख उड़ी उड़ी सी रहती थी। डिजर्स को उनकी आंखें देखती उधर ही गोया शून्य शून्य महाशून्य। उन्हें अपने सामने कोहराम के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस अंधेरे में वे अपने सर्वनाश का झलाता उल्कापात देख रहे थे। बर्लिन विश्वविद्यालय ने भाई साहब की एक थीसिस बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। थीसिस का विषय था वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति था। इस विषय पर उन्होंने कई नई बातों पर प्रकाश डाला था। बर्लिन से पीएचडी की डिग्री मिल जाने पर जब कुछ समय बाद वे भारत लौटे 1931 में, तब मैंने थीसिस का अंश पढ़ा था। मुझे भी बहुत सुंदर और रोचक लगा।